नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अच्छी तरह से चले, यही मेरी ख्वाहिश रहती है। और जो भी सब्जेक्ट में मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका मिलता है आपके बैंक के परिचालन में। आज मैं एक विषय पे बात करने वाला हूँ जिसके ऊपर बहुत सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है, या फिर ऐसा है कि जो रेगुलेशन का नेगेटिव मीनिंग हमें जो लग रहा है वो तकलीफ़ देने वाला है। सब्जेक्ट ऐसा है कि 2021 रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस, अक्टूबर 2021 रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, लोन एसेट्स to the securitization company or asset reconstruction companies, and they changed the rule of the game. You all know that prior to 2021 it was not possible for the urban cooperative banks to sell its assets, rather the non-performing assets, to asset reconstruction company. It was after the Supreme Court's decision, the urban cooperative banks were permitted, rather started selling assets to the asset reconstruction company. सिक्योरिटाइजेशन ARC 20-22 साल पुराना सब्जेक्ट है, 20-22 साल पुराना कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दे दिया तब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन इसके पहले जो एसेट सेल करने हैं ARC को, उसके बारे में जो गाइडलाइंस थी वो सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को थी, और ये गाइडलाइंस थी 2014 की। 2014 के बाद में और एक सर्कुलर आया 2015 में फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और 2021 में जो सर्कुलर आया इट वाज फॉर द एंटायर सेक्टर। एंड this circular created havoc. I have already made almost 5 videos on the topic. This could be a 6th one, and the clarity is still not there. We are still trying to achieve a clarity on the circular. Clarity किस चीज़ की है या clarity किस चीज़ की नहीं है, ये दोनों चीज़ें important है। Clarity एक चीज़ की है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने, जिसके लिए झगड़ा करके ये सुप्रीम कोर्ट से ये राहत अपने आप को प्राप्त कर ली, टू अलाउ देम टू सेल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू ARC वाज अ क्लियर थिंग। क्लैरिटी किसकी नहीं है? जो 2021 में गाइडलाइंस आई है और जिसमें पॉपुलरली जिसके ऊपर डिस्कशन अलग अलग लेवल पे हो रहा है, वो है क्लॉज 77 ऑफ द 2021 सर्कुलर। इनफैक्ट NAFCB हैज़ मेड अ सीरियस रिप्रेजेंटेशन दैट this particular guideline is likely to affect the bottom line of the bank. और बहुत सारे बैंक ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें मेरे 2 व्यूज़ है, और ये 2 व्यूज़ में विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दे रहा हूँ। ये पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, सो टेक डिसीजन वाइजली इन कंसल्टेशन विथ हूसोएवर ही इज़ और शी इज़। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आई ऑल्सो गिव यू इन्फॉर्मेशन हाउ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया व्यूज़ दिस, हाउ सेक्टर व्यूज़ दिस इज़ अनदर डिफरेंट स्टोरी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेरा यह मानना है कि 2014 की जो ARC की गाइडलाइंस थी वो सिर्फ मल्टी स्टेट को थी। बहुत सारे मल्टी स्टेट ने इसमें एसेट्स सेल किए और उनके ग्रॉस NPA कम किए। सेलिंग ऑफ एसेट्स टू ARC was immediately presumed or supposed to have a meaning of deferment of provisions. That is not the case in the revised guidelines 2021, and these revised guidelines in reality repeals the 2014 or 15 guidelines. इसमें कुछ मेरी राय थोड़ी तीखी है, और तीखी राय इसलिए है कि जो 2021 का सर्कुलर आया है उसमें हाइपोथेटिकल प्रोविजनिंग के लिए कहा गया है। हाइपोथेटिकल प्रोविजनिंग
अब क्लॉज 77 आप अगर ढंग से पढ़ते हो, मैं क्लॉज 77 के बारे में बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो कर चुका हूँ मैं। जो बुक्स या फिर जो एसेट्स आप ARC को बेचते हो, वो बेचने की मेन वजह है ग्रॉस एनपीए कम करवाना, प्रोविज़न डिफ़र करना, क्योंकि प्रोविज़न के लिए आपको 7-8 साल का फिर समय मिल जाता है। प्रिज्यूमिंग that the assets are not recovered even by the ARC, the asset will come back to you via investment depreciation reserve, not directly, because whatever be the formula that you have sold the assets under, if the ARC company doesn't recover the dues sorry, थोड़ी खांसी है, it will come back to you and then you will have to make a complete provision. Section 77 insists on one thing, and that one thing is critical because it doesn't cover any of the accounting standard to my view. There are several chartered accountants who are watching this video. ये 77 क्या कर रहा है, आपके बुक्स में वो एसेट नहीं है, फिर भी आपको प्रिज्यूम करना है कि आपको उसके ऊपर प्रोविजन करनी है। वो टेक्निकली उन्होंने कहा है कि 10% above the total aggregate SRC you have to make a provision depending upon what the state of that particular loan account would be in your books had you not sold it to ARC. मतलब ये है कि अगर किसी सबस्टैंडर्ड एसेट को आपने बेच दिया और आप बेचने के 3 या 4 साल बाद वो D3 में आता है, तो आपको उसका पूरा प्रोविज़न करना पड़ता है। सो assuming that the loan account would have remained in your books, you have to make a provision. So the multi-state cooperative banks which have sold the assets to ARCs, they are hit. They are hit in the sense that under 2014 guidelines, this kind of condition was not there. कोई भी मल्टी स्टेट बैंकर ये बोल सकता है कि मैंने जब बेचा तब ये रेगुलेशन नहीं था, और इसके लिए आपको याद होगा कि पिछले साल ये जो सर्कुलर आया है उसके ऊपर ये प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि चर्चा हो चली। रिजर्व बैंक ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, नाफकम ने रिप्रेजेंट किया, फिर रिजर्व बैंक ने क्या किया 28 जून को, ठीक है आपको तकलीफ हो रही है, ये जो आपको प्रोविजन करनी है 5 साल में करो, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 22। Look at the RBI guidelines. On 28th of June, it says that do the provisioning as of 31st of March 22. So 22 से 27, ऐसे 5 साल गिनो. Now here is a case where without warning you have been asked to provide 20%, and then there is a presumptive logic कि भाई ये 20% आप रो रहे थे इसलिए मांगा गया था, आपको तो 100% करनी थी. So what is the ground reality that is happening? Ground reality is that the ARCs to whom the urban cooperative banks have sold the assets with the twin objective of deferment of provision and reduction of gross NPA, the very purpose is gone. I am afraid this year many banks would be heading for losses because of this particular insistence. I do not know what is happening to the sector. अच्छा, ये एक बात होने के बाद में मुझे ये लगता है कि जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने, जिन नॉन मल्टी स्टेट बैंकों ने ARC को एसेट 2021 के गाइडलाइंस पे बेची हैं, उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से बेची है, लेकिन ये वजह जो है डिफरिंग द प्रोविज़न इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक पर्पज़ हुआ, रिडक्शन ऑफ ग्रॉस NPA। प्रोविज़न में से आप छूटे नहीं हो, 10% तक छूट सकते हो, उसके अलावा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड नया आया है, और जिन भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इसमें ARC में अगर एसेट्स बेची हैं, आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, उनको सॉरी उनको कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन जिन बैंकों ने 2014 के गाइडलाइंस की तरफ का इस्तेमाल करके इसका अगर यूज़ किया है, सेलिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू ARCs, वो फंस गए हैं,
क्योंकि उनको अगर ये पता होता तो शायद आज वो ये स्टैंड ले सकते हैं कि हम बेचते ही नहीं। इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड्स अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। अब मुझे पूछोगे कि क्या करना है। प्रोवाइड, एडवाइस इज टू प्रोवाइड। उसके लिए अगर आपके पास तकनीकी कोई डिफेंस है तो निकालिएगा, लेकिन आप प्रोविज़न कीजिएगा। मे बी 30-40 बैंक्स लॉस में आएंगी, लेकिन रेगुलेटर का ये जो सर्कुलर है वो, उसके लिए एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि ये क्या किया है रेगुलेटर ने। आपको याद होगा कि क्रिकेट मैच में अगर बैट्समैन ने कैच दे दिया और वो आउट हो गया, तो वो आउट होने वाला बैट्समैन जब बाहर जाता है तब तक नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन उसकी जगह आ जाता है, और फिर अगली गेंद जब डाली जाती है तो नया बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाता है और पुराना वाला एक बैट्समैन स्ट्राइक लेने को जाता है। 2 साल पहले इस रूल में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? जो बैट्समैन आउट हुआ है उसी की जगह पे नया बैट्समैन आके खेलेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये रूल जब आईसीसी ने बदला तो ऐसा नहीं हुआ 20 ओवर होने के बाद भी ये रूल बदल देंगे, ऐसा नहीं हुआ। मैच पूरा किया। रिजर्व बैंक ने बीच में ही रूल्स ऑफ द गेम हैज बीन चेंज्ड। वेदर दे आर ऑथराइज्ड टू डू इट, यस दे आर, दे हैव होल एंटायर पावर्स टू डू दैट, बट देन व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी? ये वीडियो से आपको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, द रेगुलेशन इन दिस रिस्पेक्ट हैज़ नॉट कम डाउन विद द ग्राउंड रियलिटी। और इसकी वजह ये है कि 2014 के बाद में रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ऑफ कोर्स मल्टी स्टेट को, एक सर्कुलर निकाला था इसी सब्जेक्ट के बारे में। उसके 1 साल बाद कमर्शियल बैंकों को एक सर्कुलर निकाला जहाँ पे 50% का प्रोविज़न उन्होंने 10% कर दिया, लेकिन वो सर्कुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लागू नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 2016 का ये प्रोविज़न वाला सर्कुलर कमर्शियल बैंक को आ गया था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं दिया गया था। अचानक आप उनको ठंडे पानी में से गर्म पानी में डाल रहे हो, क्या होगा? मरेंगे। तो दिस इज what to me the current issue that is affecting the industry। इसमें मेरी सलाह यही रहेगी, क्या होगा? 100 लॉस होगा, प्रोविजनिंग लॉस होगा। इसके अलावा क्या होने वाला है? क्योंकि एआरजी का प्रोविज़न आपको अबव द लाइन करना है, बिलो द लाइन नहीं। बहुत ही खांसी हो गई है, माफ़ करना मुझे। इसका मतलब ये है कि एआरसी का प्रोविजनिंग जो भी आपको करना है वो अबव द लाइन करना है, बिलो द लाइन नहीं। आपका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। रिजर्व बैंक ऑलवेज इंटेंड्स दैट द बैंक शुड शो ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉफिट, सो यू आर नॉट अलाउड टू do provisioning below the line. Your members are going to get the knowledge that you are entering losses. आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताइएगा। अच्छा लगता है जब आपसे सवाल आते हैं, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो के अंत में मैं मेरा ईमेल हमेशा आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।